सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 19 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है लौह पुरुष सरदार पटेल। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं हमारे देश के एक महान पुरुष के विषय में विस्तार पूर्वक। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 19 लौह पुरुष सरदार पटेल। पाठ परिचय जानेंगे। यहाँ पर सादर लिखा है, सादर नहीं, सरदार पटेल, जिनका पूरा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल था। वे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। स्वतंत्रता के लिए इन्होंने भी संघर्ष किया था। पूरा नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले के करमसद गांव में हुआ था। ठीक है, गुजरात की खेड़ा जिला और गांव का नाम है करमसद। 31 अक्टूबर 1875 को। बाद में इन्हें लौह पुरुष नाम दिया गया। इस पाठ में इनके जीवन का वर्णन किया गया है। तो चलिए जानते हैं हम भी इनके जीवन के बारे में। सरदार वल्लभ भाई की प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। हाई स्कूल की परीक्षा इन्होंने नादियाड और बड़ौदा से उत्तीर्ण की। तो बचपन की जो शिक्षा है वो गांव में हुई और हाई स्कूल इन्होंने पास किया। और बड़ौदा और नादियाड, ये दो जगह हैं जहां पर इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा की। ठीक है, पास की। वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के होनहार और स्वाभिमानी पुरुष थे। वे हमारे देश के लिए एक विशाल व्यक्ति के रूप में माने जाते हैं। उन्होंने अपनी कहावत होनहार वीरवान के होत चीकने पात से सभी को प्रेरित किया। तो क्या कह रहे हैं कि हमारे देश के बहुत होनहार, बहुत होशियार व्यक्ति थे। मतलब इनका व्यक्तित्व अपने आप में इतना बड़ा था कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हमारे देश को स्वतंत्र कराने में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। इन्होंने इस कहावत को चरितार्थ करके दिखा दिया था कि होनहार वीरवान के होच नहीं पाते, मतलब जो गुण होते हैं वो बचपन में ही दिखाई देने लगते। ये इस कहावत इनके ऊपर बिल्कुल सही बैठती है। यदि यह कहावत कहीं सच्चे अर्थों में चरितार्थ हुई है तो सरदार पटेल पर हुई है। भारत के लौह पुरुष के लक्षण उनमें बचपन से ही दिखाई देते थे। वे अन्याय के विरुद्ध जीवन पर्यंत संघर्ष करने वाले और रौबदार व्यक्तित्व की एक मूर्ति थे। मतलब उनकी जो उन्हें लौह पुरुष का नाम दिया गया ना, ये ऐसे नहीं मिला, वास्तव में वो इसके हकदार थे। वो बहुत मजबूत इरादों वाले व्यक्ति थे। उनके ये लक्षण बचपन में ही दिखने लगे थे। उन्होंने अन्याय, गलत चीज के विरुद्ध खिलाफ हमेशा वो संघर्ष करते रहे। पूरे जीवन उन्होंने संघर्ष किया। उनका जो व्यक्तित्व था एकदम रौबीला था, दूसरों पर प्रभाव डालने वाला था। 18 वर्ष की छोटी सी आयु में ही इनका विवाह हो गया। सन 1908 में गुजरात में भयंकर प्लेग के चंगुल में आकर इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। तो छोटी सी आयु, 18 साल के ही थे जब इनकी शादी हो गई थी। 1908 में गुजरात में बहुत भयंकर प्लेग फैला था, प्लेग की बीमारी फैली थी, जिसके कारण इनकी पत्नी मर गई थी। इसके बाद भी वह धैर्य पूर्वक अपने कर्तव्य में लगे रहे। वल्लभ भाई की इच्छा थी कि वे विदेश में बैरिस्ट्री पढ़े, लेकिन उनके मार्ग में धनाभाव एक बाधा थी। वकालत में जब उन्होंने कुछ पैसा कमा लिया तो विदेश जाने की इच्छा पूरी करने लगे, परंतु तब इनके बड़े भाई ने स्वयं विदेश जाने की इच्छा व्यक्त की। इस कारण उन्होंने पहले अपने भाई को इंग्लैंड भेज दिया। तो वो बैरिस्ट्री की पढ़ाई करना चाहते थे विदेश जाकर, लेकिन पैसे की कमी थी। फिर उन्होंने वकालत की, कुछ पैसा कमाया और फिर सोचने लगे कि चलो विदेश जाऊं, लेकिन इनके भाई ने कह दिया कि मुझे विदेश जाना है। तो इन्होंने अपनी इच्छा का त्याग कर दिया और अपने भाई को विदेश भेज। तो त्याग की ऐसी मूर्ति कहीं अन्यत्र ही देखने को मिलती है। बड़े भाई जब बैरिस्ट्री पास करके वापस भारत लौटे तो वल्लभ भाई स्वयं विदेश गए और कठिन परिश्रम करके बैरिस्ट्री की डिग्री प्राप्त की। वे लौटकर भारत आए और दोनों भाई वकालत से धन कमाकर वैभवशाली जीवन व्यतीत करने लगे। फिर जब इनका भाई बैरिस्ट्री पढ़कर आ गया इंग्लैंड से, तब ये बाद में गए। तो इतना बड़ा त्याग ये कर देते थे, त्याग की मूर्ति थे, बलिदान कर देते थे अपनों के लिए, अपने देश के लिए। और फिर जब ये दोनों भाई भारत आ गए और फिर उन्होंने वकालत के द्वारा काफी पैसा कमाया और बहुत अच्छा ये जीवन व्यतीत करने लगे, वैभवशाली जीवन बिताने लगे। गुजरात सभा के एक अधिवेशनी अधि आएगा बच्चों, ध्यान रखना, में दोनों भाइयों की गांधी जी से भेंट हुई। तब बापू जी का प्रभाव
पर्याप्त रूप से इन दोनों भाइयों पर पड़ा। बापूजी से प्रभावित होकर विट्ठल भाई ने तो वकालत त्याग कर देश सेवा का व्रत ले लिया। तो क्या करा, तो एक अधिवेशन में गांधी जी से मिलते हैं। गुजरात की एक सभा हुई थी, वहां पर एक अधिवेशन था, तो बहुत प्रभाव पड़ा गांधी जी का इनके ऊपर। तो एक भाई ने तो अपना वकालत छोड़ ही दी और देश सेवा करने की ठान ली, जो थे विट्ठल भाई, इनके बड़े भाई, और वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से प्रभावित होकर उनके शिष्य बने, केले बन गए उनके। उन्होंने वकालत भी त्याग दी और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से देश के लिए समर्पित कर दिया। वकालत उन्होंने भी छोड़ दी और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लग गए संघर्ष में, गांधी जी का सहयोग देने लगे और अपने आप को पूर्ण रूप से देश के लिए समर्पित कर दिया इन्होंने। पटेल ने समाज में व्याप्त बेकार प्रथा का अंत करवाकर और खेड़ी जिले में सरकार से किसान के लगान की माफी करवाकर जनता तथा बापूजी का हृदय जीत लिया। कुशल नेतृत्व, सच्चाई, ईमानदारी और कर्मशीलता जैसे गुणों से प्रभावित होकर किसान जनता इनको सरदार पटेल के नाम से पुकारने लगी। तो समाज में उस समय हमारे बहुत सारी प्रथाएं थी जो कि बहुत गलत थी, बेकार प्रथा थी उसमें, ठीक है। किसानों से बेगार लिया जाता था, यानी कि कुछ धन लिया जाता था किसी न किसी चीज के नाम पर। उन्होंने उस प्रथा को तो खत्म करवा दिया और किसानों के लिए लगान की भी माफी करवाई खेड़ी जिले में। तो इस प्रकार से बापूजी के और भी प्रिय हो गए, जनता के प्रिय हो गए। इन्होंने बापूजी का दिल जीत लिया। इनके अंदर नेतृत्व की क्षमता थी, सच्चे इंसान थे और ईमानदारी भी इनके अंदर थी। कर्म पर विश्वास रखने वाले, कर्म से लोगों को ये प्रभावित कर देते थे, कर्म से कभी नहीं चुकते थे, जो इन्हें करना था वो ही करते ही थे। इसीलिए इनके इन्हीं गुणों से जनता इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थी। किसान जनता ने इनको तब सरदार पटेल की उपाधि से लोग इनके गुणों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, इसीलिए लोगों ने इन्हें, जो कि किसान जनता थी, उन्होंने इन्हें सरदार पटेल कहकर पुकारना शुरू कर दिया। सरदार पटेल का नाम उन्हीं के द्वारा इन्हें दिया गया। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में उन्होंने बराबरी का हिस्सा लिया। सन 1918 में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात में असहयोग आंदोलन की बागडोर संभाली। अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय से हटा लिया। अब उनके सामने अपने बच्चों के साथ साथ अन्य बच्चों की भी शिक्षा का प्रश्न था। इसके निवारण हेतु गुजरात विद्यापीठ की स्थापना हुई। 1 लाख की धनराशि एकत्र करने के पश्चात उन्होंने इस विद्यापीठ को विशाल तथा भव्य रूप प्रदान किया। तो गांधी जी जो भी आंदोलन चलाते थे उसमें बराबरी का हिस्सा लेते थे। उसी में से एक आंदोलन है असहयोग आंदोलन, उसमें इन्होंने गांधी जी का साथ दिया। तो 1918 में इन्होंने इस आंदोलन की गुजरात में बागडोर संभाली, मतलब गुजरात में इस आंदोलन का यही प्रचार प्रसार कर रहे थे। इन्होंने अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों से निकाल लिया। तो बच्चों, असहयोग आंदोलन में यही होता था कि हमें सरकार का सहयोग नहीं करना है, इसीलिए इन्होंने स्कूल से निकाल लिया, सरकारी स्कूलों से। अब इनके सामने समस्या हो गई कि अपने बच्चों के साथ साथ और बच्चों को भी कैसे पढ़ाएं। तब स्थापना हुई गुजरात विद्यापीठ की। इन्होंने 1 लाख रुपया इकट्ठा किया और इस विद्यापीठ को बहुत विशाल, बहुत बड़ा और बहुत ही भव्य रूप प्रदान किया, बहुत ही सुंदर रूप प्रदान किया। जब सन 1922 में गुजरात में भयानक बाढ़ से लाखों लोग बेघर हो गए तो उनके कष्टों के निवारण के लिए उन्होंने एक स्वयंसेवक दल की स्थापना की। एक साधारण स्वयंसेवक की भांति उन्होंने रात दिन कठिन परिश्रम करके पीड़ित लोगों की सेवा की। सन 1922 में आई थी गुजरात में बहुत भयंकर बाढ़ यानी कि नदियों का पानी गांव में हर जगह फैल गया था। तो बहुत सारे लोग बेघर हो गए थे, उनके घर समाप्त हो गए थे। तो लोगों के कष्ट, मतलब समस्या जिससे कम हो, ये बनाते हैं स्वयंसेवक दल, और स्वयं भी उस दल में काम करते हैं, रात दिन लोगों की सेवा करते हैं जो परेशान थे, पीड़ित थे बाढ़ से। सन 1924 में वे अहमदाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, बने अहमदाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष। अपने 12 वर्षों के इस कार्यकाल में उन्होंने स्वास्थ्य रक्षा की योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया और नगर का प्रबंध सुचारू रूप से चला। बहुत अच्छे से लोगों का इन्होंने ध्यान रखा। स्वास्थ्य और रक्षा की क्या क्या योजनाएं हैं, ये सब पर बहुत अच्छे से ध्यान देते थे। नगर का प्रबंध भी बहुत अच्छे से चलाते थे। सरदार पटेल देश प्रेमी थे और उनके दिल में दूसरों के लिए अत्यंत सहानुभूति थी।
सन 1928 में बारदोली में भूमि के नए प्रबंध के कारण 30% की लगान वृद्धि ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी। उनकी दुख गाथा सुनकर सरदार पटेल ने सरकार के विरुद्ध मोर्चे का संचालन किया। गुजरात के लिए बाहरी सहायता को यह कहकर स्वीकार कर दिया कि बारदोली में जब तक एक सरदार है तब तक उसे अन्य व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं। उनके आत्मविश्वास तथा असाधारण कार्यक्षमता का यह प्रमाण है। तो बच्चों क्या हुआ, वो दिल से देश को प्यार करते थे, हमेशा लोगों के प्रति सहानुभूति रखते थे, दया की भावना रखते थे। बारदोली में 1928 में भूमि का नया प्रबंध किया गया, जिसके कारण किसानों पर 30% लगान लगाया गया। लगान यानी कि कर, टैक्स उन्हें देना पड़ता था, जिससे कि किसान बिल्कुल क्या हो गए, कमर टूट गई उनकी, यानी कि बहुत परेशान हो गए थे कि कैसे करें, बहुत दुखी थे। तब उनकी बात सरदार पटेल ने सुनी और उन्होंने सरकार के विरुद्ध मोर्चा निकाला। तो लोगों बाहरी, उन्होंने किसी बाहरी व्यक्ति से सहायता नहीं ली, कहा कि जब तक मैं हूं, जब तक ये सरदार है, तब तक इस गुजरात को अन्य किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, बाहरी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। और उनके अंदर जो आत्मविश्वास था, जो उनकी असाधारण कार्य क्षमता थी, लगातार जो कार्य वो करते थे, तो उसका ही परिणाम था कि किसानों का लगान उस समय माफ कर दिया गया था। लोकमान्य तिलक के जन्मदिन पर मुंबई में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व सरदार पटेल ने किया। इस आराध्य में सरकार द्वारा उन्हें सन 1931 में कारावास का दंड भोगना पड़ा। गांधी इरविन समझौते के समय अन्य असंख्य कांग्रेसी नेताओं के साथ उन्हें भी मुक्ति मिली। तो जन्मदिन पर एक जुलूस निकाला गया था लोकमान्य तिलक के जन्मदिन पर, उसका जो नेतृत्व कर रहे थे, उस जुलूस के जो नेता थे सरदार पटेल थे। 1931 में इन्हें भी कारावास में जाना पड़ा, जेल में जाना पड़ा। बाद में बहुत सारे लोग जेल में थे, फिर गांधी इरविन एक समझौता हुआ था, उसके बाद इन्हें कारागार से निकाला गया। शेर फिर पिंजरे से बाहर आकर अपने कार्य में लग गया, फिर वे वैसे ही एक शेर की तरह कार्य करने लगे। उनकी योग्यता, शक्ति, देशभक्ति की तीव्र लगन तथा दृढ़ता के सम्मानार्थ कराची कांग्रेस अधिवेशन में उन्हें अध्यक्ष पद पर आसीन कर दिया गया। कांग्रेस उनकी छत्र छाया में विकसित तथा सुसंगठित होती चली गई। तो उनके अंदर जो योग्यता थी, जो देशभक्ति की भावना थी, सच्चे इरादों वाले, मजबूत इरादों वाले थे, तो कराची में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसमें उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। और उनकी ही मेहनत का ये परिणाम था कि कांग्रेस और भी ज्यादा विकसित होने लगी उनके, और सुसंगठित अच्छे से गठन होने लग गया उसका, हर चीज बहुत अच्छे से हो रही थी, कांग्रेस बहुत आगे बढ़ रही थी। इंग्लैंड में गोलमेज कॉन्फ्रेंस समझौता वार्ता में असफल होकर जब गांधी जी भारत लौटे, तो सरकार ने फिर एक बार भारत के आत्मसम्मान को कुचलने का प्रयास किया, जो असफल हुआ। कट इंग्लैंड में बच्चों एक गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो वहां पर समझौता होना था आपस में, अंग्रेजों गांधी जी के मध्य होना था। तो गांधी जी उसमें असफल हो गए और भारत लौट आए। फिर से अंग्रेजों ने एक तरीके से भारत का आत्मसम्मान को चलने का प्रयास किया, यानी कि हमारे जो आत्मविश्वास को हमेशा ही वो अंग्रेज हैं वो कुचलते रहते थे, मतलब हमें ठेस पहुंचाते थे, जिससे हमें दिल से ठेस पहुंचती थी। सभी प्रमुख नेताओं को जेल के सीक्षों में बंद कर दिया गया। सरदार पटेल पीछे कैसे रह सकते थे। 2 वर्ष जेल में रहने के उपरांत अस्वस्थता के कारण सन 1934 में इन्हें जेल से छोड़ दिया गया। तो सरदार पटेल आदि सभी नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया, कि वो चाहते थे कि हमारे जो नेता जो आवाज उठाते हैं वो जेल में रहे, तो भारत उन्हें आजादी नहीं करना पड़ेगा। तो 2 वर्ष तक ये भी जेल में रहे, लेकिन बीमार हो गए, और फिर इन्हें 1934 में सरकार ने इन्हें जेल से बाहर कर दिया, निकाल दिया। सन 1937 में कांग्रेस को काउंसिल में प्रवेश का अवसर मिला, तो 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस के विजय होने में सरदार पटेल का सबसे अधिक हाथ था। कांग्रेस सरकार के अंतर्गत इन 8 प्रांतों के प्रबंध के लिए चली। तो मतलब 1937 में एक काउंसिल हुई थी, उसमें प्रवेश लेने का मौका मिला था, तो यानी कि चुनाव करवाए गए थे। तो 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस ही विजय हुई थी, और सबसे ज्यादा इसमें जो योगदान था सरदार पटेल का था। और फिर कांग्रेस मतलब इन 8 जो प्रांतों में जहां कांग्रेस विजय हुई थी, वहां का प्रबंध कांग्रेस सरकार चला सकती थी। संसदीय सभा के सभापति बनकर कांग्रेस
मंडल की स्थापना और कांग्रेस सरकार के नियंत्रण का कार्य योग्यता पूर्ण निभाया, तो इन्हें बनाया गया सभापति कांग्रेस सभा का। और फिर इन्होंने अच्छे से यहाँ का प्रबंध देखा, निभाया भी। सन 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के अभियोग में कुछ दिनों के लिए वे फिर जेल यात्रा पर गए। फिर इन पर अभियोग लगा दिया, इन्होंने फिर सत्याग्रह किया, सत्य का हमें साथ देना है, और फिर इन्हें जेल में जाना पड़ा। सन 1942 में मुंबई कांग्रेस अधिवेशन में जब भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास हुआ, तब सरदार पटेल के जोशीले भाषणों ने उन्हें पुनः कारागार के दर्शन कराए। 1942 में चला था हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। फिर इन्होंने जो भाषण दिए थे उसकी वजह से इन्हें फिर से जेल में जाना पड़ा। वे 3 वर्ष तक अहमदाबाद नगर जेल में नजरबंद रहे, मतलब इनको रखा गया, जेल में रखा गया। सरदार ने जेल से मुक्त होने पर भारत छोड़ो के स्थान पर एशिया छोड़ो का नारा बुलंद किया, तो विदेशी सरकार स्तब्ध रह गई। उन्होंने सरकार को पूर्वाभास मिल गया कि इससे सरकार को पूर्वाभास मिल गया कि भारत में उनके शासन का सूर्य अस्ताचल की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। तो जब ये जेल से आए ना, तो इन्होंने भारत छोड़ो नहीं का, एशिया छोड़ो का नारा दिया। तो समझ गई, एकदम हैरान रहेगी सरकार की क्या हो रहा है। अब हमें तो भारत छोड़कर जाना ही पड़ेगा। अब उनका ज्यादा समय नहीं बचा है भारत में। जो उनका सूर्य उगा था भारत में, वो अब छिपने की ओर जा रहा है। केंद्र में जनता की प्रथम अंतिम सरकार 2 सितंबर 1946 को बनी। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री का पद तथा गृह एवं सूचना विभाग के मंत्री पद वल्लभ भाई पटेल को मिला। तो ये गृह मंत्री बने और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। अंतिम सरकार जो थी अंग्रेजों की, उसके सुव्यवस्थित शासन एवं संगठन का उदाहरण पटेल स्वयं थे। बहुत अच्छे से शासन करते थे, चलाते थे, जनता पर अपना उनका पूरा प्रभुत्व था। और 15 अगस्त 1947 को अंधकार को चीरता हुआ अंततः भारतीय स्वतंत्रता का दीप जल उठा, यानी कि भारत आजाद हो गया। गृह और सूचना विभाग के मंत्री पद के साथ साथ भारत के उप प्रधानमंत्री पद का भार भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही सौंपा गया। इन्हें बनाया गया उप प्रधानमंत्री भी। सूचना विभाग के मंत्री थे और साथ साथ उप प्रधानमंत्री भी थे। देश विभाजन काल में सांप्रदायिक दंगों और शरणार्थियों को बसाने की समस्या के समाधान में उन्होंने जिस सूझबूझ का परिचय दिया, उसके आगे सभी नेताओं को नतमस्तक होना पड़ा। तब उस समय हमारा देश विभाजन से जूझ रहा था। हमारे देश में शरणार्थियों को बसाने की समस्या थी कि उन्हें कहां पर कैसे स्थान दिया जाए। तो बहुत समझदारी से इन्होंने सब कुछ किया और सभी नेताओं ने इनके आगे सिर झुका लिया कि कितने अच्छे से कर पा रहे हैं। इन्होंने अपने देश की अनेक तरह से सेवा की। उनकी एक ऐसी सेवा थी जिसने देश में 4 चांद लगा दिए। यह थी भारत की 600 रियासतों का भारतीय संघ में विलय। बहुत बड़ा काम था, बहुत सारी रियासतें थी छोटी छोटी, लगभग 600, उनको भारतीय संघ में मिलाया, यानी कि भारत को एक देश बनाया इन्होंने ही। उन्होंने अपनी कार्य क्षमता से सभी देशी राजाओं को वशीभूत कर लिया था, मतलब उनके अंडर में आ गए थे, एक तरीके से उनके अधीन हो गए थे सभी राजा। उनकी बात मानते थे, उन पर मुग्ध हो गए थे और अपनी बात मनवा लेने की अद्भुत शक्ति से बिना किसी उपद्रव और रक्तपात के सभी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करके देश को संगठित किया। मतलब बिना कोई लड़ाई झगड़ा के नहीं, सभी राजा इनके आराम से इनके अधीन आ गए थे, तैयार हो गए थे कि वो अपनी रियासतों को भारतीय संघ में मिला देंगे। इस तरीके से हमारा देश संगठित हुआ, एक हुआ। गांधी जी और जवाहरलाल जैसे कर्मठ नेताओं ने उनकी इन नीति कुशलता और दूरदर्शिता की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। गांधी जी और नेहरू भी इनकी हर बात को मानते थे और इनकी प्रशंसा करते थे कि इनमें कितनी कितनी कुशल नीतिज्ञ हैं, ये दूर की सोच रखने वाले हैं। अपने समस्त जीवन में उन्होंने कभी अपने स्वार्थ के लिए किसी को कोई कष्ट नहीं दिया। स्वार्थी नीति, अपना भला कभी नहीं चाहा इन्होंने। तन मन धन से वे भारत माता की सेवा करते रहे। अनदस्त परिश्रम के परिणाम स्वरूप के वे अस्वस्थ हो गए। रोगशैया पर पड़े रहने पर भी देश के कर्णधारों का मार्गदर्शन करते रहे। तो लगातार उन्होंने परिश्रम किया था, मेहनत की थी देश को आजाद कराने के लिए, देश के लिए। इसी के कारण ये बीमार हो गए और बिस्तर पकड़ लिया इन्होंने। ये बीमार थे, लेकिन
जो देश को आगे ले जाने वाले जो लोग थे, देश की नैया को आगे बढ़ाने वाले थे, उनका ही हमेशा मार्गदर्शन करते रहे, उनको रास्ता दिखाते रहे। 15 दिसंबर 1950 को मौलाना शौकत अली के शब्दों में यह पंक्तियां कही गई हैं। इनके लिए पंक्तियां कही हैं 15 दिसंबर 1950 को मौलाना शौकत अली ने। क्या कहा है उन्होंने? बर्फ से ढका यह ज्वालामुखी अपनी समस्त ज्वालाएं समेटकर अनंत ज्योति में विलीन हो गया। क्या कहा था उनके लिए? कि ये ज्वालामुखी है जो कि बर्फ से ढका हुआ है, मतलब अंदर इनके अंदर इतना जोश है, इतना उत्साह है, लेकिन इन्होंने अपने आप को शांत कर रखा है अब। और ये ऐसा है जिसकी ज्वालाएं बर्फ से भी बाहर निकल रही, बाहर आ रही है, और ये अपनी सारी ज्वालाओं को इसने आज अपने अंदर समेट लिया है, और ये हमेशा अनंत ज्योति में भी, ऐसा कहा था, हमेशा के लिए, यानी कि हमें छोड़कर चला गया है। इन उनके निधन से जनता को फिर ऐसा सरदार अभी तक नहीं मिल सका, ऐसा कोई नहीं हुआ इनके जैसा। सरदार पटेल को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए दिनांक 31 अक्टूबर 2018 को एकता की मूर्ति गुजरात के सरदार सरोवर डैम के पास स्थापित की गई है। सरदार जी की यह मूर्ति विश्व सागर की सबसे ऊंची मूर्ति है। तो इनको विनम्र श्रद्धांजलि दी गई है हमारी सरकार के द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को, और इनके लिए और एक मूर्ति इनकी स्थापित की गई है। कहां पर? सरदार सरोवर डैम के पास। और इनकी मूर्ति को कहा जाता है एकता की मूर्ति, क्योंकि इन्होंने भारत को एक करने के लिए बहुत प्रयास किए थे, और सबसे ऊंची है ये, विश्व सागर की सबसे ऊंची मूर्ति। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी आपने भी सुना होगा इसके बारे में। अगर कभी आपको गुजरात जाने का बच्चों मौका मिले तो देखकर जरूर आइएगा। बच्चों, हमने पाठ के माध्यम से बहुत अच्छे से जाना सरदार पटेल के बारे में, जिनको लौह पुरुष कहा जाता था। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्द पिटारा में से धनाभाव, धन की कमी, लगान, कर, सीखचो, सलाखो, अस्वस्थ, बीमार, निधन, मृत्यु, भव्य, सुंदर, ज्वलंत, जीता, जागता, स्तब्ध, हैरान, कर्मठ, परिश्रमी, मेहनती, विलीन होना, मिल जाना, व्यथित, दुखी। तो ये है पाठ के शब्दार्थ बच्चों, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। लेखनी कौशल में से पहला प्रश्न है, सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। सरदार वल्लभ पटेल को क्या कहा जाता था? शालाका पुरुष, लौह पुरुष, मराठी पुरुष। तो इनको कहा जाता था लौह पुरुष, कहा जाता नहीं, अभी भी कहा जाता है लौह पुरुष। वल्लभ भाई पटेल का विवाह कितने वर्ष में हुआ? 18, 14, 16। तो 18 वर्ष में हुआ था। देश सेवा का व्रत किसने लिया? गांधी जी ने, विट्ठल भाई ने, किसी ने नहीं। तो ये जो लिया था हमारी देश सेवा का व्रत, ये लिया था वल्लभ भाई पटेल ने। वल्लभ भाई ने। नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कारावास का दंड भोगना पड़ा सन 1931 में, सन 1934 में, सन 1924। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कारावास का दंड भोगना पड़ा सन 1931 में, सन 1934 में, सन 1924 में। तो सन 1934 में। भारतीय स्वतंत्रता का दीप कब जल उठा? 31 अक्टूबर 2018, 26 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त 1947। नेक्स्ट है, रेखा खींचकर सन से सही मिलान कीजिए। तो हमें मिलान करना है बच्चों, करते हैं। पहला है, गुजरात में भयंकर प्लेग कब हुआ था बच्चों? ये हुआ था 1908 में। पटेल पहली बार जेल गए, तो ये गए थे 1931 में। गुजरात में भयंकर बाढ़ आई, कब आई थी? आई थी 1922 में। पटेल नगर पालिका के अध्यक्ष बने, कब बने थे ये अध्यक्ष? 1924 में। और भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ सन 1942 में। ये हो गया। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए जो कि अधूरे हैं, हमें उचित शब्दों से उन्हें भरना है। तो चलिए कर लेते हैं। वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के होनहार और स्वाभिमानी पुरुष थे। वल्लभ भाई पटेल की पत्नी की मृत्यु सन 1908 में हुई थी, जब गुजरात में प्लेग फैला था।
अगला है पटेल जी ने समाज में व्याप्त बेगार बेगार प्रथा का अंत कराया। बेकार होता था बच्चों की कुछ भी सामान के बदले दूसरा सामान देना, इस प्रकार की एक प्रथा थी जो चलती थी पुराने समाज में, वो उसका खत्म करवाया उसको। इंग्लैंड में गोल मेज कॉन कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस समझौता वार्ता हुई थी। भारत छोड़ो भारत छोड़ो के स्थान पर एशिया छोड़ो एशिया छोड़ो का नारा बुलंद किया था किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो बच्चों हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा है और अभ्यास कार्य किया है। इसके बाद जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना हमारे देश के एक महान पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के विषय में। आशा करती हूँ ये पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।